हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज लंबे अरसों के बाद आप लोगों के बीच में पुनः उपस्थित हूँ। थोड़ी सी कुछ टेक्निकल खराबी होने के कारण थोड़ी सी हम लोगों को असुविधाओं का सामना करना पड़ा। तो हम लोग आज जो है पुनः हम लोग क्लास पे आते हैं। आज आप लोगों के लिए जो है महत्वपूर्ण सारा ऑब्जेक्टिव लेके आए हुए हैं। जो हम लोगों ने साइंस में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, हमारे आसपास के पदार्थ, उनके विषय में, उनके संदर्भ में जितनी सारी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, बहुवैकल्पिक प्रश्न है, उन सारे प्रश्नों को हम लोग ठीक ढंग से देखेंगे। बारीकी से एक एक प्रश्नों को देखना है और एक एक प्रश्नों को आपको जो है अपने कॉपी में नोट डाउन करते जाना है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आज तो होली है, आज होलिका दहन है, आज 6 तारीख है। तो सबसे पहले आप लोगों को मेरा जितना आप आप लोग मेरे फैमिली हैं, यूट्यूब फैमिली हैं, उन सबों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये रंगों का अति महत्वपूर्ण पर्व है। आपके जीवन में जिस प्रकार से रंगों का, अनेक रंगों का मिश्रण होता है, ठीक उसी प्रकार आपके जीवन में भी ढेर सारे खुशियां आए, ढेर सारे चीजें जो आप चाहते हैं उन सारे चीजों में आप कामयाब हो सकें। तो मैं ये आशा करता हूं कि सारी खुशियां वो आपको मिले होली के शुभ अवसर पर। मैं पुनः आप लोगों को कहता हूं कि लाइफ एकेडमी की ओर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। तो देखिए 11 तारीख से 11/3/2023 से आपके लाइफ एकेडमी के अनुभवी टीचर रोहित सर आपके लिए मैथ का सेशन लेके आ रहे हैं, मैथ और रीजनिंग का सेशन लेके आ रहे हैं। कंपटीशन का बैच आप लोगों का प्रारंभ होगा और साथ ही साथ 10th एवं 12th लेवल का पैरामेडिकल कोर्सेज भी यहाँ पे पूरी करवाई जाएगी। उनका भी क्लासेस 11 मार्च से आप लोगों के समक्ष अवेलेबल होगा। तो जो सारे बच्चे ऑनलाइन अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं हमारे इस संस्थान में, हमारे इस एकेडमी में, तो मैं उन सारे बच्चों को सूचित कर दूं, आप भी अपने आप साथियों को सूचित कर दें कि 11 तारीख से लाइफ एकेडमी में कंपटीशन और पैरामेडिकल का तैयारी शुरू होगा। तो आपके जितने सारे दोस्त होंगे उन सारे दोस्तों को आप ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर करेंगे। और साथ ही साथ अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे, ठीक है। तो आते हैं हम लोग अभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न करते हैं। देखिए आपके समक्ष ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन पदार्थ का मौलिक गुण है। तो सारे बच्चों ने, ऑफलाइन जितने बच्चे मेरे संस्थान में जुड़े हैं, जितने सारे बच्चे हैं, ऑनलाइन भी जो बच्चे जुड़े हैं, उनको बखूबी पता होगा पदार्थ के क्या क्या गुण होंगे। तो देखिए पहला गुण जो पदार्थ का हो जाएगा, बोलिए ऑफलाइन जितने सारे बच्चे आए हैं सारे बच्चे बोलिए पदार्थ का पहला गुण कौन सा हो जाएगा, बोलिए। पदार्थ पहले कहते किसे हैं, जिसमें द्रव्यमान हो, जो अवरोध उत्पन्न कर सके, जो स्थान घेरे, उसको हम क्या कहेंगे, पदार्थ कहते हैं ना। जिसमें द्रव्यमान हो, जो अवरोध उत्पन्न कर सके, जो स्थान घेरे, उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे था, क्वेश्चन था निम्न में से पदार्थ के मौलिक गुण हैं, पदार्थ के मौलिक गुण हैं। तो इनमें सारे बताना है। हमारा पहला ऑप्शन था द्रव्यमान और आयतन, उसके बाद था तापमान और दाब, घनत्व और संपीड्यता, उसके बाद है ठोस, द्रव्य और गैस। तो आप लोगों को बखूबी ये पता होनी चाहिए, ये सारी बातें आप लोगों को, मैं आशा करता हूं कि सारी बातें समझ में आई होंगी। तो इसमें देखिए द्रव्यमान और आयतन, क्या ये हमारा आंसर होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए पदार्थ की ये पहला गुण है कि जिस भी पदार्थ में द्रव्यमान होगा, जो अवरोध उत्पन्न कर सके, जो स्थान घेरे, उसे क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि द्रव्यमान और आयतन जो है पदार्थ का मौलिक गुण है। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से हमारा आंसर क्या निकल जाएगा,
ये हो जाएगा हमारा आंसर, पहला हो जाएगा हमारा आंसर। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। पदार्थ के मौलिक गुण कौन से हो जाएंगे? द्रव्यमान और आयतन। पदार्थ का क्या हो जाएगा? मौलिक गुण हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे आते हैं, अगला प्रश्न पे हम लोग देखते हैं। पदार्थ के कण होते हैं, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि पदार्थ का कण कैसा होता है। डिफिनेशन से आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि पदार्थ का कण कैसा होता है। तो आप लोगों ने पदार्थ का कण समझा होगा कैसा होता है। पहला ऑप्शन यहाँ पे है, अति सूक्ष्म होता है, गतिज ऊर्जा उपयुक्त होता है, उसके बाद एक दूसरे को आकर्षित करता है। इनमें से सभी देखिए पदार्थ के जो कण थे, अब इसको साइड में करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेना है आपको। पदार्थ के कण, पहला नंबर आपने पहले गुण के विषय में पढ़ा होगा, पदार्थ का कण अति सूक्ष्म होता है कि नहीं होता है? पदार्थ का कण जो होता है एक सूक्ष्म कण, जिसको क्या कहते हैं? एटम्स, परमाणु से मिलकर बना होता है। बना होता है कि नहीं बना होता है? तो बोलिए तो, एटम से मिलकर बना होता है। पदार्थ का जो कण है किससे बना होता है? परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणु क्या है? अति सूक्ष्म है। क्या है? अति सूक्ष्म है। मैं ये बता दूं, मैं पहले भी बताया था आप लोगों को, यदि एक परमाणु को एक के ऊपर, जैसे मान लीजिए ये परमाणु है, इसको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते बाबू, जरा ध्यान में रखना, हम ये लिख रहे हैं बस समझाने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। यदि एक के परमाणु के ऊपर एक परमाणु को हम रखते जाएंगे लगभग में 10 लाख परमाणु को एक के ऊपर एक रखेंगे तो एक कॉपी का जो पेज होता है उसके बराबर ऊंचा होगा। तो सोच लीजिए परमाणु कितने सूक्ष्म होते हैं, सोच लिए, अब सोच से भी पड़े हैं कि परमाणु कितने सूक्ष्म होते हैं, समझ लिए ना। मैंने यहाँ पे बताया परमाणु जो है क्या होता है? अति सूक्ष्म कण, एटम, अर्थात किससे बना होता है? परमाणु से बना होता है। किससे बना होता है? और मैंने एक चीज यहाँ पे बताया कि परमाणु इतने सूक्ष्म होते हैं कि यदि उसको आप एक के ऊपर रखते जाइएगा तो पेज का, एक पेज जितना मोटी होती है उतना मोटा बनेगा। 10 लाख परमाणु को यदि आप रखिएगा तो एक पेज के बराबर ऊंचाई होगा। तो सोच सकते हैं कि परमाणु कितना सूक्ष्म होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? पहला देखिए, और मैं पदार्थ के गुण के विषय में आपने पढ़ा होगा, पदार्थ के गुण के विषय में आपने दूसरा पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? पदार्थ में गतिज ऊर्जा होती है कि नहीं होती है? पदार्थ में गतिज ऊर्जा होती है ना, पदार्थ में गतिज ऊर्जा होती है। और यहाँ पे देखिए वो एक दूसरे को, पदार्थ के कण जो है वो एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? पदार्थ के कण, जैसे मान लीजिए ये कोई पदार्थ है, ये पदार्थ के कण है। क्या है? ये पदार्थ के कण हैं। ये जो आपस में एक दूसरे को खींच रही है, आपस में एक दूसरे को जोड़ रही है। क्यों जोड़ रही है? क्योंकि इसके बीच जो है अंतराण्विक आकर्षण बल कार्य कर रहा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स कार्य कर रहा है। तो इस वजह से पदार्थ के कण जो हैं एक दूसरे में सटे होते हैं, एक दूसरे में चिपके होते हैं। तो ये भी बात यहां से सही है कि एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सही है कि नहीं है? अब आइए यहां पे क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन पे देखिए, अब यहां से आंसर दीजिए। पदार्थ के कण होते हैं, पदार्थ के कण कैसे होते हैं? अति सूक्ष्म होते हैं। मैंने पहला बताया अति सूक्ष्म होते हैं कि नहीं होते हैं? तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। दूसरा, इसमें गतिज ऊर्जा होती है, ये भी सही हो जाएगा। उसके बाद ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, बिल्कुल सही है। आकर्षित करती है कि नहीं करती है? तो हमारा आंसर यहां से क्या निकलेगा मेरे बाबू? इनमें से सभी। कोई डाउट? कोई पेट दर्द, माथा दर्द कुछ तो नहीं हो रहा है ना? कुछ भी नहीं होना चाहिए, सारा चीज क्लियर होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? सारा चीज एक एक बातों को क्लियर ध्यान में रखते जाना है। आगे आइए, अब अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पदार्थ की मुख्यतः कितनी अवस्थाएं होती है? ये तो एकदम सिंपल सा है, सारे बच्चों को पता होगा कि पदार्थ का मुख्यतः कितना अवस्थाएं होती है। देखिए अब क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग साइड में करते हैं। अब आइए थोड़ा सा यहाँ पे इसके डिस्कशन में देखते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे पदार्थ की मुख्यतः कितनी अवस्थाएं होती है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पदार्थ का मुख्यतः कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी? पहला कौन सा होता है? ठोस होता है। दूसरा कौन सा होता है? द्रव्य होता है। तीसरा कौन सा होता है? गैस होता है कि नहीं होता है? गैस होता है। ये पदार्थ की क्या है? मुख्य अवस्था है। क्या है? मुख्य अवस्था है। तो इतनी सारी बात समझ में आ रही है ना? बस पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं होती है, मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती है। तो इतना सारा बात समझ में आ गया? आया कि नहीं आया? उसके बाद आगे देखिए, अब थोड़ा सा ठोस के विषय में जान लीजिए। ठोस पहला बोलिए तो ठोस का गुण हमने लिखाया था आप लोगों को याद होना चाहिए। इसका पहला गुण क्या हो जाएगा?
इसका आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। आकार जो है, आकार और आयतन क्या होता है, आयतन दोनों निश्चित होता है कि नहीं होता बच्चों, दोनों निश्चित होता है। आकार और आयतन जो है क्या होता है, दोनों निश्चित होता है। अब ये पॉइंट भी डील कर देते हैं कैसे निश्चित होता है। देखिए कैसे निश्चित होता है। मान लीजिए ये कोई पदार्थ है, कोई ठोस पदार्थ है, ठीक है, क्या है, कोई ठोस पदार्थ है। मान लीजिए मेरे हाथ में ये पेन है, ये पदार्थ है कि नहीं है ना। तो इसमें इसका मैंने बताया कि इसका आकार जो होगा और आयतन जो होगा दोनों निश्चित होगा। क्यों निश्चित होगा, अब ये पेन ठोस है, क्या हम इसको खींच के बड़ा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना, नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका आकार जो रहेगा वही रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, इसका आयतन जो रहेगा वही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। और मैंने ठोस के विषय में दूसरा गुण बताया था मेरे बच्चों, बोलिए तो दूसरा गुण क्या बताया था, दूसरा गुण बताया था इसमें जो है, इसमें अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है कि नहीं होता है। इसमें जो है अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। तो ये सारी बातें थे। और इसमें जो होता है, इसमें क्या होता है, तीसरा पॉइंट बताइए, इसमें जो होता है अंतराण्विक स्थान क्या होता है, सबसे कम होता है। क्या होता है, सबसे कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि पदार्थ के कण जो है, मौलिक कण जो है, पदार्थ के एटम जो एटम से मिलकर बना होता है, एटम क्या होता है, ठोस में जो है एकदम आपस में सटे होते हैं, चिपके होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उसके बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स कार्य करता है, अंतराण्विक आकर्षण बल कार्य करता है। इस वजह से पदार्थ के मौलिक कण, पदार्थ के परमाणु आपस में क्या होते हैं, सटे होते हैं। बोलिए क्या होते हैं, सटे होते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात ना। उसके बाद यहां से अब आपको समझ में आया होगा, यहां से अब थोड़ा सा देख लीजिए, यहां से अब इतना सारा बात बोल दिए, अब तो समझ में आना चाहिए। आ रहा है ना सबको समझ में। उसके बाद आगे देखिए, यहाँ पे प्रश्न था हमारा, पदार्थ की कितनी मुख्यतः कितनी अवस्थाएं होती है। पहला ऑप्शन है 3, 4, 5, 7। तो हमारा आंसर क्या निकलेगा, यहाँ से 3। क्या होगा, 3 हमारा आंसर हो जाएगा 3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न पे हम लोग आते हैं। आगे देखिए यहाँ से हम लोग, अब देखिए पदार्थ की अधिकतम संख्याएं कितनी होती है, ये भी आप लोग बखूबी पढ़ी है। कितनी होती है, और कैसे के बोलिए, कितनी होती है, 5 होती है। ठीक है, तो अब आइए थोड़ा सा यहाँ पे इस पे चर्चा कर लेते हैं, 5 कैसे होती है। ठीक है, मुख्यतः 3 तो आप लोग बखूबी जान रहे हैं कि 3 कौन कौन होता है। पहला कौन सा हो जाएगा, ठोस। दूसरा कौन सा हो जाएगा, द्रव। तीसरा कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा गैस। कौन सा हो जाएगा, अब चौथा बोलिए तो कौन सा हो जाएगा, प्लाज्मा। कौन सा हो जाएगा, प्लाज्मा। पांचवा बोलिए तो कौन सा हो जाएगा, बीईसी। क्या हो जाएगा, बीईसी। समझ रहे हैं ना, समझ रहे। अब देखिए हमारे वैज्ञानिकों ने जब पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा की खोज की, जब उन्होंने प्लाज्मा की खोज की तो उन्होंने देखा कि पदार्थ जो है, प्लाज्मा अवस्था जो है अत्यंत चमकीला होता है। क्या होता है, अत्यंत चमकीला होता है। इनके विषय में क्लास में डिस्कस किए हैं कि नहीं किए हैं। हमको आशा है कि सारे बच्चों के सारा चीज समझ में आया होगा। अब देखिए तो यहां से हमारा कितना अवस्थाएं होता है बाबू, जरा सोच के बताओ, जरा देख के बताओ कितना अवस्थाएं होता है। पदार्थ की अधिकतम जो अवस्था होती है कितनी होती है, 5 होती है। कितनी होती है, 5 होती है। समझ में आ रही है मेरी बात। पहला ठोस, दूसरा द्रव्य, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा और पांचवा कौन, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। कौन होता है, समझ में आ रही है मेरी बात। क्या हुआ, बीसी। देखिए इसमें पदार्थ में अभी जो है थोड़ा सा अभी जो है इस पे अभी हमारे वैज्ञानिक जो है कर रहे हैं, इस पे थोड़ा सा अभी मेंटेनेंस में है इस सब कार्य। समझ रहे हैं। प्लाज्मा के विषय में जब आप जाइएगा, कंपटीशन में जाइएगा, तो वहां पे आपको इसके विषय में ढेर सारी जानकारी प्राप्त होंगी। जितना ज्यादा आप सोच सकते हैं उससे ज्यादा भी आपको जानकारी प्राप्त होगी। ठीक है, तो यहां से हमारा आंसर क्या निकल के आया, जरा बताइएगा। पदार्थ की अधिकतम संख्याएं कितनी होती है, 5 होती है। कितनी होती है, 5। कोई दिक्कत। आगे आते हैं हम लोग, अब अगला प्रश्न करते हैं यहां से
किसकी संपीड़ितता सबसे कम होती है? अब बताइए संपीड़ितता का मतलब क्या होता है? संपीड़ितता जिसको हम दबाव लगा सकें, दाब के जो उसके आकार और आयतन में क्या कर सकें, परिवर्तन कर सके, संपीड़ितता। ठीक है, तो अब यहां देखिए, अब आइए थोड़ा सा इस पे हम चर्चा करते हैं कि संपीड़ितता सबसे कम किसकी होती है, किसकी होती है। ठीक है, अब ये देखिए, ये कोई जो है, ये कोई ठोस पदार्थ है। क्या है? ये कोई ठोस पदार्थ है, ये पहला है। ठीक है, अब यहां पे दूसरा मैंने बनाया, इसमें जो है, ये जो है कोई द्रव्य पदार्थ है। क्या है? द्रव्य पदार्थ है। दूसरा जो है द्रव्य पदार्थ है। क्या है? अब तीसरा यहां से देखिए, तीसरा जो है, ये मान लीजिए बड़ा सा जो है बैलून है। क्या है? जिसमें गैस भरा हुआ है। क्या है? ये गैस के फॉर्म में बैलून है। ठीक है, तो अब यहां से समझना है मेरे बच्चों, क्वेश्चन हमारा कह रहा है किसकी संपीड़ितता सबसे कम होती है। संपीड़ितता मतलब जिसको दबाकर उसके आकार और आयतन में क्या कर सके, परिवर्तन ला सके। तो हमें यह बताइए, क्या हम ठोस को दबाकर उसके आकार और आयतन में परिवर्तन कर सकते हैं? नहीं कर सकते मेरे बच्चे। क्यों नहीं कर सकते हैं? अब मान लीजिए कोई पत्थर है, यदि आप उसको दबाइएगा, उस पर आप दबाव डालिएगा, तो पत्थर क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, लेकिन उसके आकार में परिवर्तन नहीं होगी। टूटने के बाद तो परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन जैसा वो पदार्थ था, जैसे मान लीजिए अब द्रव्य जो है, द्रव्य अवस्था में भी इसको दबाकर उसके आकार में परिवर्तन किया जा सकता है। उसके बाद देखिए इसके गैस में भी उसको दबाकर परिवर्तन किया जा सकता है। तो यहां से ये बातें समझ में आनी चाहिए आपको किसकी संपीड़ितता सबसे कम होती है, यानी कि किसमें संपीड़ितता सबसे कम यानी नाम मात्र होती है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ठोस में जो है संपीड़ितता सबसे कम होती है। किसमें होती है? ठोस में संपीड़ितता सबसे कम होती है। ठोस पदार्थ को हम संपीड़ित नहीं कर सकते हैं, न के बराबर संपीड़ित कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? ठोस हो जाएगा। और सबसे अधिक संपीड़न किसमें होगा? सबसे अधिक संपीड़न किसमें होगा? गैस में होगा। जैसे मान लीजिए मैंने ये बताया गुब्बारा, ठीक है, गुब्बारा इस फॉर्म में है, गुब्बारा इस फॉर्म में है, इसमें गैस भरा हुआ है। गुब्बारे को आप देखिएगा, संपीड़न की जगह उसके आकार में भी परिवर्तन होगा, उसके आयतन में भी परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? तो सबसे अधिक जो है संपीड़ितता किसमें पाया जाता है मेरे बच्चों? गैस में पाया जाता है। समझ में आ गई मेरी बात? अब यहां से आगे आते हैं हम लोग, अगला प्रश्न करते हैं। कोई डाउट नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना? बोलिए, कस के बोलिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए किसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे अधिक होता है? अंतराणविक बल। ठीक है, अंतराणविक बल। ठीक है, इसका हिंदी हुआ अंतराणविक बल। अंतराणविक बल सबसे अधिक किसमें होता है? अंतराणविक बल सबसे अधिक होता है। अंतराणविक आकर्षण बल किसमें होता है बताइए तो? ठोस में होता है। अब कैसे होता है वो भी समझिए, कैसे होता है। देखिए जैसे मान लीजिए ये कोई पदार्थ है, ठीक है, ये पदार्थ के कण क्या होते हैं? अति सूक्ष्म होते हैं, जो परमाणु से मिलकर बने होते हैं। और पदार्थ के कण क्या होते हैं? एक दूसरे से आपस में क्या होते हैं? चिपके होते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? तो देखिए ये पदार्थ का जो कण है मेरे बाबू, ये मेरे बच्चों, देखिए इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे अधिक किसमें होता है? यानी अंतराणविक आकर्षण बल सबसे अधिक जो है वो किसमें होता है? ठोस में होता है। अब क्यों होता है? देखिए पदार्थ के जो मौलिक कण है वो आपस में एक दूसरे से सटे होते हैं, एक दूसरे से चिपके होते हैं। तो जहां पे अंतराणविक आकर्षण बल सबसे अधिक कार्य करेगा, वहीं तो पदार्थ के कण एक दूसरे से चिपके रहेंगे कि नहीं रहेंगे? अब पुनः देखिए ये ठोस था, ठोस था, ठीक है। अब जैसे ही किसी पदार्थ का गैस होगा, एक मोलिकुलर यहाँ है, एक एटम यहाँ है, एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ है। अब देखिए इसमें अंतराणविक आकर्षण बल सबसे कम है कि नहीं है? है। क्यों? क्योंकि इसके जो एटम है, इसके जो परमाणु है, आपस में क्या है? दूर दूर है। क्या है? दूर दूर है। तो ये किसके कण हो जाएंगे? गैस के कण हो जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं किसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स, अंतराणविक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। तो किसमें होता है? ठोस में होता है। किसमें होता है बाबू? ठोस में होता है। समझ में आ रही है मेरी बात? ठोस में होता है। किसमें होता है? ठोस में। यहां से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ठोस। क्या हो जाएगा? ठोस। अरे समझ में आ रही है मेरी बात ना? अब आगे आते हैं, अगला प्रश्न हम लोग अब करते हैं।
अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। देखिए, निम्न में से किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? अब बताइए तो घनत्व इसमें किसका अधिक होता है? घनत्व इसमें सबसे अधिक किसका होता है? पहला ऑप्शन आपके समक्ष है, ठोस का, द्रव्य का, गैस का और प्लाज्मा का। सबसे अधिक घनत्व किसका हो जाएगा? है सबसे अधिक घनत्व मेरे बच्चों ठोस का हो जाएगा। ये पदार्थ के गुण के विषय में, जब आप ठोस के गुण के विषय में पढ़े होंगे तो आपको ये सारी चीजें बताई गई होंगी। आप लोग नहीं याद करते हैं, इसका मतलब आप लोग घर में नहीं पढ़ते हैं, यही ना मैं समझूं? हैं, ठीक ढंग से पढ़ा कीजिए, बहुत पिटाइएगा आप लोग, ठीक है? तो देखिए, निम्न में से किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? ठोस का घनत्व सबसे अधिक होता है। ये बातें समझ में आ गई? अब आगे आते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अब यहां से देखिए एक और बेहतरीन प्रश्न है, एक अच्छा प्रश्न यहां से है। ए बैठिए, कहां जा रहे हैं? अब आगे देखिए यहां से, इसमें किसमें जो है इंटरमोलिकुलर स्पेस यानी अंतराणविक स्थान सबसे ज्यादा होती है? देखिए, अंतराणविक स्थान, किसमें अंतराणविक स्थान सबसे ज्यादा होती है? तो अभी मैंने बताया, ऊपर ही आप लोगों को मैंने डिस्कशन दिखाया कि किस प्रकार से ठोस के मोलिक्यूल जो है आपस में सटे सटे होते हैं और सबसे दूर दूर किसके होते हैं? गैस के। तो उसमें अंतराणविक स्पेस जो है, स्थान जो है वो दूर दूर है कि नहीं? सबसे ज्यादा है कि नहीं है? और सबसे कम किसमें होगा? ठोस में होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस सबसे ज्यादा होगा? तो किसमें होगा? गैस में होगा। और सबसे कम किसमें होगा मेरे बच्चों? सबसे कम हो जाएगा ठोस में। क्यों कम होगा? ये बातें समझ में आई या मैं फिर से समझाऊं? अब देखिए, मैं एक बार फिर से समझा देता हूं क्यों कम होती है। क्योंकि पदार्थ के एटम जो है, परमाणु जो है, वो आपस में क्या होते हैं? सटे होते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? तो इसमें जो है ठोस में अंतराणविक स्थान है नहीं है, ना के मात्र है, ठीक है? अब आगे आते हैं, आगे प्रश्न करते हैं। ए, क्या हंस रहे हो? क्या बात है? हंस का रहे हैं? पढ़ने में मजा आ रहा है? सब जनरल जनरल क्वेश्चन है इसीलिए क्या? है मारेंगे, देखिए पढ़िए ठीक ढंग से और हंसाइए मत, हमको भी हंसने लगा देते आप लोग। हैं, पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है? बोलिए ना, हो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? आंसरों पूछेंगे आप लोगों से कि हैं? आप लोग पढ़ते नहीं है घर में, ठीक है? देखिए, अब देखिए, आइए यहां से अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। शांत रहिए, अल्लाह उल्लाह मत कीजिए। देखिएगा अभी, हैं, बहुत पिटाइएगा, बहुत पिटाइएगा। सुन रहे हैं? हम हंस जाते हैं इसीलिए कोई नहीं डरते हमसे ना। है वैसा बात नहीं ना है। देखिएगा देखिए, डंडा भी रखते हैं, बहुत पीटेंगे। आगे आइए, देखिए, किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अब देखिए, हाँ, कस के बोला कीजिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है? आपको भी समझ में ज्यादा आएगा। अब देखिए, यहां से थोड़ा सा इसको समझना है। किसी ठोस पदार्थ का जैसे कोई मान लो ठोस पदार्थ है, ठोस पदार्थ के रूप में जो है कपूर है। क्या है? कपूर है ठोस पदार्थ। यहाँ क्या है? ठोस पदार्थ सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? जब आप कपूर को जलाइएगा, उसको अब आग दीजिएगा, तो क्या होता है? बिना द्रव्य अवस्था में बदले सीधे किस में बदल जाता है? गैस में बदल जाता है। तो किसका है उदाहरण? किसका उदाहरण है? ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। किसी पदार्थ का, किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव्य अवस्था में बदले सीधे गैस अवस्था में बदलना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो यहां से बस वही था, डिफिनेशन था, परिभाषा था, और कुछ ज्यादा था नहीं। जैसे ही आप कपूर को जलाइएगा, स्वाहा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वाहा हो जाएगा। वो वाला स्वाहा नहीं, ओम मंगलम भगवान विष्णु वाला स्वाहा नहीं, ठीक है? स्वाहा मतलब जल जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं? खत्म हो जाएगा, उसका अवशेष भी कुछ नहीं बचेगा, ठीक है? तो यहां से हमारा आंसर क्या निकल के आया मेरे बच्चों? बताइए तो। किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्या कहलाता है?
ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और संघनन किसको कहेंगे? संघनन किसको कहेंगे? देखिए यहां से थोड़ा सा देखिए, गैस से द्रव्य अवस्था में बदलना क्या कहलाता है? 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 मारेंगे ऐसा कि है? जब कोई पदार्थ मान लो गैस अवस्था में है, गैस अवस्था में कोई पदार्थ है, गैस अवस्था से द्रव्य अवस्था में बदलेगा तो इसको हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? नहीं कहेंगे संघनन, हाँ? तब क्या कहेंगे बताइए आप ही लोग, क्या कहेंगे? संघनन कहेंगे मेरे बच्चों, क्या कहेंगे? संघनन कहेंगे। जब भी कोई पदार्थ गैस अवस्था से द्रव्य अवस्था में बदलेगा उसको क्या कहेंगे? संघनन कहेंगे। क्या कहेंगे? संघनन कहेंगे। यहां से समझ में आ रही है मेरी बात? अब कोई भी पदार्थ द्रव्य अवस्था से ठोस अवस्था में बदलेंगे उसे हम क्या कहेंगे? जमना कहेंगे। क्या कहेंगे? जमना। द्रव्य से किस में आएगा? ठोस में आएगा। अब देखिए थोड़ा सा यहां से समझिए, नहीं समझ रहे हैं आप लोग। अब देखिए यहां पे द्रव्य है, ठीक है, यहां पे क्या है? ठोस है, यहां पे क्या है? गैस है, ठीक है ना? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हाँ समझना है। उसके बाद देखिए जब कोई पदार्थ द्रव्य से ठोस में आएगा तो उसको हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बताओ तो? जमना कहेंगे। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अब कोई पदार्थ द्रव्य से गैस में बदलेगा उसको हम क्या कहेंगे? द्रव्य से कोई पदार्थ जो है गैस में बदलेगा उसको क्या कहेंगे? इसको हम, जब भी कोई पदार्थ जो है द्रव्य से गैस में बदलेगा उसको हम कहेंगे वाष्पीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? वाष्पीकरण कहेंगे। अब कोई पदार्थ ठोस से गैस में बदल रही है उसको हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातन। क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातन। समझ में आ रही है? अब यहां से एक और देखिए, जब गैस से, किससे? गैस से द्रव्य में बदलेगा उसको हम क्या कहेंगे? संघनन कहेंगे। क्या कहेंगे? संघनन कहेंगे। संघनन संगलन, ठीक है, वही होता है। उसके बाद देखिए जब कोई पदार्थ, अब यहां बता दिए, अब ठोस से द्रव्य में बदलेगा उसको हम क्या कहेंगे? ठोस से द्रव्य में बदलेगा उसको हम क्या कहेंगे? संगलन कहेंगे। क्या कहेंगे? संगलन कहेंगे। जब कोई पदार्थ जो है ठोस से द्रव्य में बदलेगा उसको क्या कहेंगे? संगलन कहेंगे। तो यहां से समझ में आया? कुछ कुछ समझ में आया? अब यहां से ये सारी चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? एक बार पुनः देख लीजिए, एक बार पुनः देखना है। जब कोई पदार्थ, सुनिए यहां से गौर से सुनिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। यहां से कई 6 ऑब्जेक्टिव आपका बन गया, बना कि नहीं बना? पहला, अब देखिए हम बताते हैं कैसे 6 ऑब्जेक्टिव बना। पहला देखिए, जब कोई पदार्थ ठोस से द्रव्य में बदला तो उसको क्या कहेंगे? संगलन कहेंगे। क्या कहेंगे? संगलन कहेंगे। और जब कोई पदार्थ द्रव्य से ठोस में आया तो उसको क्या कहेंगे? जमना कहेंगे। और जैसे ही कोई पदार्थ द्रव्य अवस्था में और गैस अवस्था में बदला उसे क्या कहेंगे? वाष्पीकरण कहेंगे। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? उसके बाद जैसे ही कोई पदार्थ गैस से ठोस में बदला उसको हम क्या, सॉरी, ठोस से गैस में बदला उसको क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातन कहेंगे। समझ में आई मेरी बात? उसके बाद देखिए जैसे ही कोई पदार्थ गैस से पुनः द्रव्य में बदलेगा उसको क्या कहेंगे? संघनन कहेंगे। और पुनः था ठोस से, अब तो ये तो बताइए दिए, यहां से समझ में आया ना? अब यहां पे आइए क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब यहां से क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाएगा? अभी बताएं क्या कहलाएगा? बोलिए कस के। ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। और जमना भी बता दिए। जमना किसको कहेंगे? जब कोई पदार्थ द्रव्य अवस्था में, द्रव्य अवस्था से किस में आएगा? ठोस में आएगा, उसको हम क्या कहेंगे? जमना कहेंगे। कहेंगे ना जमना? द्रव्य अवस्था में कोई पदार्थ है और वो ठोस अवस्था में आया उसे हम क्या कहेंगे? जमना कहेंगे। क्या कहेंगे? जमना कहेंगे। यदि कोई पदार्थ, जैसे मान लीजिए, अब सुनिए यहां पे, जैसे मान लीजिए किसी कटोरे में आपने जल लिया, सुनिए, किसी कटोरे में आपने जल लिया और आपने जल को फ्रिज में रख दिया, ठंडा किया। ठंडा करने के बाद वो जम गया तो किस अवस्था में आया? ठोस की अवस्था में आया। तो जब कोई पदार्थ द्रव्य अवस्था से ठोस अवस्था में जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? जमना कहेंगे। क्या कहेंगे? जमना। क्या हुआ? समझ में नहीं आ रही है मेरी बात?
हंस काहे रहे हैं? नहीं आ रही है ये सारा चीज। अब उबलना देखिए, किसी को अब द्रव्य को आप गर्म कीजिएगा, जिस ताप पर वो उबलने लगता है बस उबलने लगता है। उबलना उबलना तो समझ ही रहे हैं आप लोग, नहीं समझ रहे हैं? अब आगे आते हैं। अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो मैं फिर से समझा रहा हूं, बोलिए समझ में आया? समझ लिए ना कि नहीं समझे हैं? अरे बोंगू बोलो, समझे कि नहीं समझे? फिर से बताएंगे? लो देखो फिर से बता देते हैं, थोड़ा सा देखना। इतना करोगे रे, मारेंगे ना, पढ़ाए हैं सब, कैसे भूलेगा रे? ए धमका उमकाना है, उसको मारेंगे ना, धमकाना उमकाना नहीं है, बहुत मारेंगे। अब देखिए पुनः यहाँ पे क्वेश्चन था किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन। अरे ठोस में था, वाष्प यानी गैस, गैस में बदला तो उसको हम क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातन कहेंगे। यही तो समझना था। अब कोई पदार्थ द्रव में है और वो ठोस में आएगा तो क्या कहेंगे? जमना कहेंगे। अब इसमें था क्या? अब जैसे ही कोई पदार्थ द्रव्य अवस्था में था वो गैस अवस्था में बदला, उसको क्या कहेंगे? वाष्पीकरण कहेंगे। और कुछ था इसमें, अब जैसे गैस अवस्था में था वो द्रव्य अवस्था में बदला, उसको क्या कहेंगे? संघनन कहेंगे। कुछ है इसमें? नहीं है। उसके बाद देखिए ठोस से जब द्रव्य में बदला उसको क्या कहेंगे? संगलन कहेंगे। बस यही तो था रे आदित्य, उसके बाद आगे क्या था? हैं? अब समझ में आया? अब अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिए गैस का द्रव्य में परिवर्तन क्या कहलाता है? अब देखिए आ गया वही क्वेश्चन, गैस का द्रव्य में परिवर्तन क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। तो आगे मैंने आप लोगों को बताया और अगला क्वेश्चन वही था। कुछ कोई डाउट मन में? नो डाउट, बिल्कुल डाउट नहीं रखना है, ठीक है? और ऊर्ध्वपातन जमना समझिएगा, गैसीकरण भी आप लोग जानते हैं। उसके बाद आगे आइए, अगला देखते हैं। अगला देखते हैं। कुछ नहीं बोल रहे हो, काहे हो? पानी उनी चाहिए? बेहोश हो जाइएगा कि? देखिएगा, हाँ देखना है। अब आगे आइए, अगला प्रश्न आप लोगों के समक्ष है। वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव्य का क्वथनांक क्या होता है? क्या होता है? घटता है। यहां से आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ठीक है? वायु का दाब जैसे जैसे घटाओगे वैसे वैसे क्वथनांक भी क्या होगा? द्रव्य का क्वथनांक भी क्या होगा? घटते जाएगा। क्या होगा? घटते जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ समझना। अगला देखो, अब अगला देखो, पदार्थ के कणों में एक साथ बांध कर रखने वाला क्या कहलाता है? बहुत पीटेंगे हो, बहुत पीटेंगे। क्या कहलाएगा? हाँ देखिएगा। अब थोड़ा सा देखिए। होली के मगन में अब ये से मगन है क्यों? हैं? क्या सोच रहे हैं आप लोग हैं? क्या सोच रहे हो? देखिए होली के मगन में इतना मगन नहीं रहिए, समझे हैं? अभी होली एक दो दिन बाद है, अभी से आप लोग मगन रहते हैं। अभी थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए ना हो, हैं? क्या हो? बहुत पीटेंगे आप लोग, ध्यान में नहीं देते हैं, ठीक है? तो देखना है, अगला प्रश्न आप लोगों के समक्ष है। पदार्थ के कणों में, कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल क्या कहलाता है? इंटरमोलिकुलर फोर्स कहलाता है। इसका हिंदी क्या होता है बोलिए तो? अंतराण्विक आकर्षण बल होता है न हो? नहीं होता है? तो कुछ था इसमें? ऐसे फूंक दीजिएगा बस उड़ जाएगा। उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? हाँ समझे? और अभी आप लोगों का देखिए, अभी जो ये है, मैंने क्लास में भी आप लोगों को हमेशा समझाता हूँ, अभी भी समझा रहा हूँ। देखिए आप लोगों का ये पीक है, समय है, पढ़ने का समय है। 9th 10th 11th 12th ये 4 साल आप लोगों का पीक है। आप लोग जितना पढ़िएगा मेरे बच्चों, जितना पढ़िएगा, अभी जितना पढ़िएगा बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसीलिए अभी ऐसा पढ़ लीजिए कि दोबारा वही चीज को पढ़ना ना पड़े। ऐसा मत सोचिए कि सारा मैटर के संदर्भ में, पदार्थ के संदर्भ में आगे नहीं पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा।
जब आप केमिस्ट्री पढ़िएगा, केमिस्ट्री में मैटर के संदर्भ में ढेरी चीज पढ़ने के लिए मिलेगा। तो मेरे बच्चों, आप लोग मेरे अपने बच्चे हैं, समझ रहे हैं ना? आप लोग मेरे अपने बच्चे हैं, कोई दूसरे नहीं है। आप लोग मेरे संस्थान में हैं तो समझ लीजिए आप लोग मेरे अपने बच्चे हैं, आप लोग मेरे घर के हैं। तो आप लोग थोड़ा सा बस मेहनत करते जाइए, हमारे साथ जुड़िए। और मैं ऑनलाइन वाले बच्चों से भी कहना चाहूँगा कि आप लोग भी मेहनत कीजिए, अच्छे नोट्स बनाइए। और यदि नोट्स का सुविधा भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जल्दी ही दे दिया जाएगा। नोट्स पे भी काम चल रहा है। ऑफलाइन वाले बच्चों को तो नोट्स कुछ कुछ मिला है, धीरे धीरे मिल रहा है। और ऑनलाइन भी नोट्स जो है PDF अपलोड कर दिया जाएगा। तो मैं अभी चाहूँगा कि आप लोग, जब तक आप लोगों को नोट्स ना मिले तब तक आप लोग जो है अपना खुद का नोट्स बनाइए, बेहतर नोट्स बनाइए। जैसे जैसे बोर्ड पे बताते चलते हैं वैसे वैसे आप लोग लिखते चलिए, बहुत अधिक फायदा होगा। ये आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है। मैं जो यहाँ घंटों आपके लिए आता हूँ, थोड़ा सा आपके लिए भी आता हूँ, बस मैं आपके लिए ही आता हूँ कि आप एक अच्छे मुकाम पे जाएंगे। कभी तो कुछ तो आप लोग हमें याद रखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्लास में कई बच्चे बैठे हैं, इन्हीं में से कोई बच्चा एक अच्छा आगे चल के एक अच्छे पोस्ट पे जाएगा। कभी हमारा पढ़ाओ या कुछ काम आ गया तो जरूर हमारा नाम लोगे कि नहीं भाई सर ने कुछ पढ़ाया था। तो मेरे बच्चों पढ़ो, समझ रहे हो ना? मेरा मेन उद्देश्य बस यही था कहने का कि बस पढ़ो, समझ लिए? अब आइए, माइंड फ्रेश हो गया, अब आते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए, पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला क्या कहलाता है? इंटरमोलिकुलर फोर्स कहलाता है, अंतराणविक आकर्षण बल कहलाता है। ये समझाने की को फिर से समझाएंगे, फिर से समझ लीजिए। जब बार आएगा जब बार समझिए, फिर से समझ लीजिए इसको कैसे समझना है। आइए देखते हैं इसको, ठीक है? देखिए, अब यही हम बताएंगे। जैसे मान लीजिए ठोस है, ठोस का पदार्थ कोई भी कण आपस में जो जुड़ा हुआ है, आपस में जो बांध कर रखा हुआ है, ठोस के एटम को जो आपस में बांध कर रखा हुआ है, कौन बांध कर रखा है? तो यही कौन सा हो जाएगा? अंतराणविक स्थान, अंतराणविक आकर्षण बल, अंतराणविक आकर्षण बल। अंतराणविक आकर्षण बल ही ठोस के कण को जोड़ के रखती है, आपस में उसको बांध कर रखती है। तो ये बातें समझ में आई मेरे बच्चों? यहां से हमारा आंसर निकल के आ गया, समझ में आ गया क्या होगा? इंटरमोलिकुलर फोर्स, अंतराणविक आकर्षण बल। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिक होती है? अब ये बताइए, अणुओं की ऊर्जा किस अवस्था में सबसे अधिक होती है? किसमें होती है? बहुत अच्छा, आप लोग आंसर दिए, खुशी हुई। ठीक है, देखिए, ठोस, द्रव्य, गैस और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो मेरे बच्चों होता है, सबसे अधिक अणुओं की ऊर्जा जो होती है गैस में होती है। किसमें होती है? गैस में होती है। और गैस में ही थोड़ा सा गैस पे विषय पे थोड़ा यहाँ चर्चा कर लेते हैं। आइए देखिए, गैस, देखिए गैस जो है, गैस में क्या होता है? अणुओं की ऊर्जा सबसे अधिक होती है। क्या होती है? सबसे अधिक होती है। ऊर्जा जो है, ऊर्जा अधिक होती है। और अगला देखिए, इसमें बहाव क्या होता है मेरे बच्चों? बताइए तो। बहाव भी सबसे अधिक होता है ना? बहाव भी सबसे अधिक होता है। अब जैसे ही देखिए बहाव कैसे अधिक होता है, सबके घरों में LPG का सिलेंडर होगा कि नहीं होगा? जो घरों में यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है, होगा ना? उनको देखिएगा, यदि किसी भी तरह से थोड़ा सा भी प्रेस करके यदि आप उसको निकालिएगा, देखिएगा अत्यधिक मात्रा में फैलती है ना? तो हम ये कह सकते हैं मेरे बच्चों कि उसमें बहाव क्या होता है? अधिक होता है ना? सबसे अधिक बहाव किसमें होता है? गैस में होता है। और सबसे कम बहाव किसमें होता है? ठोस में होता है। सबसे कम बहाव किसमें होता है? ठोस में होता है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। यहां से समझ में आया आपको? समझ में आ गया? किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिक होती है? किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिक होती है? गैस अवस्था में जो है अणुओं की ऊर्जा सबसे अधिक होती है। और सबसे कम किसमें होती है? ठोस में जो है अणुओं की ऊर्जा क्या होती है? सबसे कम होती है। अरे क्या है, बातें मत कीजिए, आगे आइए। देखिए, निम्न में द्रव्य
में कौन अनिश्चित रहता है? द्रव्य का गुण पता है? द्रव्य का गुण पता है? नहीं पता है। काहे नहीं पता है? पहला गुण क्या हो जाएगा? द्रव्य का पहला गुण बोलिए तो। द्रव्य का पहला गुण क्या हो जाएगा? आकार निश्चित। आकार निश्चित होगा रे। आकार क्या होगा? अनिश्चित। और आयतन क्या होता है? आयतन अनिश्चित होगा। देखो सुनो यहां पे, देखो निम्न में से द्रव्य में कौन सा अनिश्चित रहता है? तो आकार अनिश्चित रहता है और आयतन क्या रहता है? निश्चित रहता है। तो यहां से हमारा आंसर बन के आया कि नहीं आया? तो यहां से क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, बताइए तो। निम्न में से द्रव्य में कौन अनिश्चित रहता है? तो आकार द्रव्य का निश्चित अनिश्चित रहता है। क्या रहता है? अनिश्चित रहता है। समझ में आई मेरी बात? अब अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। अब देखिए बहुत अच्छा अच्छा प्रश्न आएगा आपके सामने। अब 100 सेंटीग्रेड ताप का केल्विन में मान कितना होगा? समझ रहे हैं? अब आइए, अब देखिए यहां से करना क्या था हमारा, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, गौर से देखिए मेरे बच्चों। एक नंबर इस प्रश्न से जरूर आएंगे। कोई भी एग्जाम में बैठिए, कोई भी एग्जाम में, आप 9th के एग्जाम में देखिएगा, चाहे वो 6 माही हो, तिमाही हो, या फिर सालाना एग्जाम हो, वार्षिक परीक्षा हो, यहाँ से 1 नंबर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये प्रश्न आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो पहला प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या है, 100 सेंटीग्रेड है, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस है। 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में मान पूछ रहा है। केल्विन में मान निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? 273 ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। 273 जो है इसमें मेरे बच्चों क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। 273.15 इतना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 373.15, ठीक है। कितना हो जाएगा? 373.15। समझ में आ रही है मेरी बात की नहीं आ रही है? अब कोई सा प्रश्न इस पे देगा, बना लोगे? कोई सा प्रश्न? अब देखो यहां से हमारा आंसर क्या निकल के आया मेरे बच्चों, बताइए तो। 100 सेंटीग्रेड जब हम केल्विन में बदले तो हमारा आंसर कितना आया? 373.15। कितना आया? 373.15। आगे आते हैं, अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ का केल्विन में तापक्रम देखिए 673.15 है, सेंटीग्रेड में इसका तापमान कितना होगा? सेंटीग्रेड में तापमान निकालने पता है कितना होगा? अब देखिए सेंटीग्रेड में जब भी कोई पदार्थ, जब भी कोई केल्विन ताप में रहे, कोई पदार्थ जो है केल्विन ताप में रहे, उसको जो है सेंटीग्रेड में बदलने के लिए 273 क्या करते हैं? माइनस करते हैं। अब इसमें देखिए 273, इसमें यदि हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा मेरे बच्चों? कितना बचेगा बोलिए? ऐसे लिख दिए, नहीं होगा? होगा, जरा गौर से देखिए। अब आंसर कहीं पे मिल रहा है आपको? नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है? नहीं ना मिल रहा है? काहे नहीं मिल रहा है? किए है ना? और ऐसा कभी नहीं कीजिएगा, कहने कीजिएगा। अब देखिए अब इसमें घटाएंगे, कितना घटाएंगे बोलिए तो? इतना रे, इतना घटाएंगे। अब बताओ कितना बचेगा? अब देखो तो कहीं दिख रहा है? क्या नंबर में दिख रहा है? क्या नंबर में दिख रहा है? पानी लाइए ना, थोड़ा सा पियाना है, आइए ना लेके पानी। उसके बाद देखिए किसी पदार्थ का केल्विन में तापमान इतना था, केल्विन और सेंटीग्रेड में बदलने बोल रहा था मेरे बच्चों, तो उसको सीधा सा क्या कर देना है? 273.15 घटा देंगे। क्या करेंगे? घटाना है।
और जब भी सेंटीग्रेड में और केल्विन में निकालने के लिए बोले उसमें क्या करना है, ऐड करना है, और इसमें क्या करना है, घटाना है, बस और कुछ भी नहीं था। देखिए यहां से हमारा आंसर बन के आया ना, कोई डाउट नहीं मन में होना चाहिए। अब अगला प्रश्न आते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण क्या है? सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण मेरे बच्चों उच्च ताप है। क्या है? उच्च ताप के कारण प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? अब आगे आते हैं, अगला देखते हैं। अगला है, गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है? गर्म जब करते हैं तो गैस का आयतन क्या होता है? पहला ऑप्शन आपके समक्ष है, बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। जब हम गैस को गर्म करेंगे तो उसका आयतन भी क्या होगा? वृद्धि होगा, बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। तो जब हम गैस को गर्म करते हैं मेरे बच्चों, उसके आयतन में क्या होती है? वृद्धि होती है। क्या होती है? उसके आयतन में जो है वृद्धि होती है। उसके आयतन में क्या होती है? वृद्धि होती है। अब अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न करते हैं हम लोग। देखिए आगे हम लोगों का प्रश्न था, अब देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मान केल्विन स्केल में कितना होगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड का केल्विन में मान कितना होगा? उसके बाद आगे देखिए, इसमें कुछ नहीं है, बस तुरंत हो जाएगा। अब इसमें बोले सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलने बोल रहा है, इसमें करना क्या है? ऐड करना है, जोड़ना है। क्या करना है? अब तो सिंपल सा है, 273। अब 0 में 273 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 273 ही होगा। होगा कि नहीं होगा रे? इतना यदि हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? इतना होगा, 273 केल्विन। होगा कि नहीं होगा? 273 केल्विन। ऑप्शन के अनुसार कम करना है, ऑप्शन के अनुसार कम करना है। क्या करना है? ऑप्शन के अनुसार कम करना है। समझ में आया? अगर 0 पॉइंट जो है पॉइंट में 15 दिया रहे तो 151 लगाएंगे। समझ लिया ना? अब थोड़ा सा हमको पानी पीने दो। अब आगे प्रश्न आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न अब जल्दी जल्दी करेंगे। देखिए अगला प्रश्न पे आते हैं। देखिए हमारे आसपास उपस्थित पदार्थ की कितनी अवस्थाएं? हमारे आसपास जो उपस्थित पदार्थ की कितनी अवस्थाएं विद्यमान है, कितनी अवस्थाएं मौजूद है? बताइए तो कितना होगा? 3 अवस्थाएं जो है हमारे आसपास में उपस्थित है। कौन कौन सा हो जाएगा? ठोस, द्रव्य और कौन सा हो जाएगा? गैस। ये तीनों अवस्थाएं हमारे आसपास क्या है? मौजूद है। क्या है? मौजूद है। बस यही था। अब उसके बाद अगला प्रश्न आते हैं। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न है, वायु क्या है? देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आया है। वायु क्या है? वायु देखिए गैस है, द्रव्य है, प्लाज्मा है या फिर ठोस है? वायु क्या है? वायु गैस है। क्या है? वायु क्या है? गैस है। वायु क्या है? गैस है। अब वायु जो है हमारे वायुमंडल में कितने सारे गैसेस है ना? उसमें से देखिए हमारे वायुमंडल में ढेर सारे गैस हैं। पहला देखिए नाइट्रोजन। हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन का परसेंट कितना है? 78% नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन कितना है? 21% है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? CO2 कितना है? 0.03%। और अन्य गैस कितना है? अन्य गैस कितना है? 0.001%। ठीक है, इतना सारा समझ में आ गया? हाँ बस ये याद रखना है। तो यहां से वायु क्या है मेरे बच्चों? गैस है। क्या है? गैस है। और सबसे अधिक वायुमंडल में कौन सा गैस है? नाइट्रोजन। उसके बाद कौन सा होगा? ऑक्सीजन। उसके बाद कौन सा होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद अन्य गैस है। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न था 473 केल्विन का मान सेल्सियस में क्या होगा? डिग्री सेल्सियस में पूछ रहा है। केल्विन को जब सेल्सियस में बदलना होता है तो क्या करते हैं? उसमें क्या करते हैं? घटाते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें जो है 273 हम घटाएंगे, कितना बचेगा बताइए तो? 200। अब देखिए यहां पे किसी में 200 है तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। समझ में आ रही है मेरी बात? अब आगे आते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए
प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा क्या है? एक प्रकार का क्या है बताइए तो? एक गैस है, एक ठोस है, एक द्रव्य है, या फिर पदार्थ की चौथी अवस्था है? बताइए तो। प्लाज्मा पदार्थ की क्या है? चौथी अवस्था है। ये समझ में आई? प्लाज्मा जो है पदार्थ की चौथी अवस्था है। उसके बाद आगे देखते हैं, अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। हाँ, नहीं समझ में आया? उसमें समझने वाला बात था क्या रे? उसके बाद देखिए आगे आते हैं, वायु में उपस्थित गैसों में वाष्प कौन है? वायु में उपस्थित जो है गैसों में वाष्प कौन है? अब देखिए नाइट्रोजन, वाष्प पूछ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखना है इसको गौर से। यहाँ पे पूछ रहा है वायु में उपस्थित गैसों में वाष्प कौन है? वाष्प। अब देखिए नाइट्रोजन तो गैस के रूप में पाया जाता है, होता है ना। ऑक्सीजन भी गैस के रूप में पाया जाता है ना। उसके बाद देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी एक प्रकार का क्या है? गैस है। अब वाष्प देखिए जल, जब हम जल को गर्म करेंगे तो वाष्प में परिवर्तित होता है कि नहीं होता है? होता है ना। अब जैसे मान लीजिए कोई टब है, तो कोई टब में आपने जल लिया, आदित्य ने इसमें जल लिया, उसके बाद इसमें आग को इसमें जलाया, आग को जलाया और ये उबलने लगी और धीरे धीरे किसमें? वाष्प में परिवर्तित हो गया। तो हम ये कह सकते हैं, यही तो हमारा क्वेश्चन है, वायु में उपस्थित गैसों में वाष्प कौन है? तो वाष्प कौन सा हो जाएगा? H2O। जल जो है क्या हो जाएगा? वाष्प हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। समझ में आई मेरी बात? आगे आते हैं हम, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, खाना बनाने वाली गैस की गंध किस यौगिक की उपस्थिति के कारण होती है? अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न है, MBBI प्रश्न है। ये प्रश्न पूछ देते हैं 9th के एग्जाम में। ठीक है, देखिए खाना बनाने वाली गैस की गंध किस यौगिक की उपस्थिति में होती है? पहला है इथाइल मरकप्टन, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ब्यूटेन और आइसोपेंटेन। किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं। देखिए किसके कारण होता है? मिथाइल मरकप्टन के कारण होता है। किसके कारण होता है मेरे बच्चों? मिथाइल मरकप्टन के कारण। जैसे ही अब देखिए मान लीजिए सिलेंडर है, ये क्या है? ये सिलेंडर है, मान लीजिए ये सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर है और यहाँ पे एक प्रेस करने वाला है। जैसे ही आप इसको प्रेस कीजिएगा और ऐसे ही गैस जैसे बाहर निकलेगा, उसका सुगंध कई दूर तक चला जाता है। आप यहाँ पे उसको खोलिएगा तो बाहर में वो महकेगा। क्यों महकता है? क्यों गंध देता है? क्योंकि उसमें जो है गंध के लिए मिथाइल मरकप्टन नामक एक पदार्थ मिलाया जाता है, उसी के वजह से उसमें गंध आती है। तो हमारा यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? मिथाइल मरकप्टन। क्या हो जाएगा? मिथाइल मरकप्टन। अब अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, नेफ्थिलीन की गोली कुछ समय बाद बिना कोई अवशेष छोड़े गायब हो जाती है, ये ऐसा किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? समझ में आ रही है? हाँ बिल्कुल राइट, आपने सोचा ऊर्ध्वपातन के हो रही है। क्यों हो रही है? अब देखिए पहला था द्रवण, ऊर्ध्वपातन और संघनन। संघनन यहां पे होगा, टाइपिंग में थोड़ा गलती हो गया, संघनन होगा, उसके बाद जमना। तो यहां से देखिए बिना अवशेष छोड़े, मैंने अभी ऊपर आप लोगों को बताया, जैसे ही आप कपूर को जलाइएगा, कपूर ठोस अवस्था में है, बिना द्रव्य अवस्था में बदले गैस में बदल जाती है। तो किसका उदाहरण है बाबू? ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। तो यहां तो वही है, नेफ्थिलीन को गोली को कुछ समय बाद बिना कोई अवशेष छोड़े गायब हो जाती है। तो किस प्रक्रिया के द्वारा होती है? गायब होना यानी कि क्या? गैस में बदल जाना। गैस में बदलेगा कि नहीं बदलेगा? तो क्यों, किसके कारण बदलता है? ऊर्ध्वपातन के कारण बदलता है। किसके कारण बदलता है बाबू? ऊर्ध्वपातन के कारण बदलता है। आगे आते हैं, अगले प्रश्न पे हम लोग देखते हैं, वायुमंडलीय दाब कितने पास्कल के बराबर होता है? पढ़े हैं, उस दिन हम क्लास में लिखाए थे। उसमें देखिए एक होगा या 100 होगा, उसके बाद देखिए 1000 पास्कल होगा या फिर 1,00,000 पास्कल होगा। बताइए तो वायुमंडलीय दाब कितने पास्कल के बराबर होता है? 1,00,000 पास्कल के बराबर होता है मेरे बच्चों। कितने बराबर होता है? 1,00,000 पास्कल के बराबर होता है। समझ में आई? क्लास में ये सारी चीजें बताई गई है, पढ़ते नहीं है आप लोग, बहुत ज्यादा मार खाइएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद देखिए पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी होगी? पदार्थ की पांचवी अवस्था, पहला है प्लाज्मा, ठोस, गैस, BEC। कौन सा हो जाएगा? बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन होगा ना। पदार्थ की पांचवी अवस्था, कोई शक? कोई किंतु परंतु? अब आगे आते हैं, अगले प्रश्न देखते हैं हम लोग। तत्व मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तत्व मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तत्व मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं मेरे बच्चों। कितने प्रकार के होते हैं?
तीन प्रकार के। पहला देखिए, पहला कौन सा होता है? धातु। दूसरा कौन सा होता है? अधातु। तीसरा कौन सा होता है? उपधातु। समझ में आ गई? अब देखिए थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं। धातु किसको कहेंगे? धातु किसको कहेंगे? तन्यता, उष्मा का सुचालक। ठीक है, सुन लीजिए इसको। धातु किसको कहेंगे? वैसा पदार्थ जिसमें आघातवर्धता, तन्यता तथा जो उष्मा तथा विद्युत धारा का क्या होता हो? सुचालक होता है, उसे हम क्या कहेंगे? धातु। क्या कहेंगे? धातु। जैसे सोना चांदी, ये सारा चीज क्या है? धातु है कि नहीं है? अब वैसे अधातु बताइए। अधातु ठीक उसके विपरीत कर दीजिए, जिसमें आघातवर्धता तथा तन्यता नहीं होती हो और जो उष्मा तथा विद्युत धारा का क्या होता हो? कुचालक होता हो, उसे हम क्या कहेंगे? अधातु कहेंगे। समझ रहे हैं? उसके बाद अगला देखिए, उपधातु किसे कहेंगे? जिसमें, सुनिए यहाँ पे, जिसमें कुछ जो है गुण धातु के तथा कुछ गुण किसके? अधातु के पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? उपधातु कहेंगे। जिसमें कुछ गुण जो है, कुछ गुण धातु का, कुछ गुण किसके? कुछ गुण अधातु का, उसे हम क्या कहेंगे? उपधातु। समझ में आई मेरे बच्चों? एक भी डाउट मन में नहीं पालना है, ठीक है? जो भी हो डाउट बोल डालिए, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो तत्व मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, यहां से कौन सा प्रश्न है? मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला कौन सा होता है? समांगी मिश्रण। दूसरा कौन सा होता है? असमांगी मिश्रण। असमांगी मिश्रण। समझ रहे हैं? अब समांगी मिश्रण किसको कहेंगे बताइए तो? जिसमें अवयवी तत्व समान रूप से क्या हो? घुले हो, उसे क्या कहेंगे? समांगी मिश्रण कहेंगे। और जिसमें अवयवी तत्व असमान रूप से घुले, उसे क्या कहेंगे? असमांगी मिश्रण कहेंगे। इतनी सारी प्रश्न बच्चों समझ में आई? अभी इसमें ढेर सारे प्रश्न हैं, अभी और सारे प्रश्न इसमें बनेंगे। ढेर ही सारे प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में बहुत सारा प्रश्न है, तो वो भी प्रश्न आप लोगों के समक्ष आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि सारे बच्चों को ये सारी बातें समझ में आई होंगी। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जो भी बच्चे मेरे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, मैं उनसे पुनः गुजारिश करता हूं कि यदि आप मेरा क्लास थोड़ा भी अच्छा लगे तो आप लोग जरूर से सपोर्ट दिखाएं, जरूर से सहयोग करें, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी एक अच्छी शिक्षा को ग्रहण कर पाए, एक अच्छी शिक्षा को वो पा सके। तो आप अपने दोस्तों को तक इसे जरूर से जरूर शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। और मेरे बच्चों, मैं पुनः आप लोगों को बताता हूं, पुनः मैं आप लोगों को बता देता हूं, 11/3/2023 से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करवाया जाएगा। लाइफ एकेडमी में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करवाया जाएगा। साथ ही साथ 10th एवं 12th लेवल का भी पैरामेडिकल आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है। जो बच्चे ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं, यदि हमारे आसपास के बच्चे हमें देख रहे हैं तो ऑनलाइन भी जुड़े। यदि आप हमारे संस्थान में ऑफलाइन भी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे संस्थान में ऑफलाइन भी जुड़े। देखिए बच्चों, 11 तारीख से जो कंपटीशन का बैच स्टार्ट हो रहा है, इसमें हमारे अति निपुण मैथ और रीजनिंग के टीचर रोहित सर आपके समक्ष आएंगे और अपने कॉन्सेप्ट को आपके समक्ष रखेंगे। आपको एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट से आपको समझाएंगे और बखूबी मैं आशा करता हूं कि उससे पढ़ने में भी आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मजा आएगा। तो मैं तमाम बच्चों से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप 11 तारीख से अवश्य ज्वाइन करें और साथ ही साथ जो भी इच्छुक हैं कि पैरामेडिकल का हम तैयारी करेंगे, वो अवश्य हमारे साथ जुड़े। तो अभी तक हमारे साथ जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।